नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिशन शिक्षण संवाद पढ़ाई से प्रतियोगिता तक जूनियर स्तर विज्ञान की क्लास में। बच्चों, क्या आप जानते हैं हमारे शरीर, भोजन, पेट्रोल और यहाँ तक कि हमारे कपड़ों में एक चीज समान है, वो क्या है? क्या आप जानते हैं? वो है कार्बन। तो बच्चों, आज हम इस चमत्कारी तत्व क्या कार्बन और कार्बन के यौगिक के विषय में जानेंगे। तो आइए चलते हैं हम बिना समय गवाए आज की क्लास की तरफ। कार्बन कार्बन का रासायनिक प्रतीक क्या है बच्चों? सी। कार्बन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? सी। और कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन की परमाणु संख्या कितनी? 6। कार्बन बच्चों एक गैर धातु है, अर्थात कार्बन क्या है? एक अधातु है। और कार्बन आवर्त सारणी के समूह 14 में आता है। जो इससे पूर्व की कक्षा में हमने आपको आवर्त सारणी पढ़ाई थी, उस आवर्त सारणी की बात करें तो उस आवर्त सारणी के 14वें समूह में आता है। अगला, कार्बन पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में से चौथा सबसे प्रचुर तत्व है। अगर पृथ्वी पे जितने भी तत्व पाए जाते हैं उसमें चौथा प्रचुर तत्व है। और यदि हम कार्बन हमारे शरीर की बात करें कि हमारे शरीर में प्रचुरता में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो यह कार्बन दूसरे नंबर पर आता है। कार्बन दूसरा तत्व है जो कि हमारे शरीर में दूसरे नंबर पर प्रचुरता में पाया जाता है। कार्बन कार्बनिक यौगिकों का आधार है। आज की क्लास में हम कार्बन से बनने वाले कार्बनिक यौगिक के विषय में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं हम बच्चों, कार्बन के अपर रूप। अब हम क्या जानेंगे कि कार्बन के अपर रूप किसे कहते हैं। तो बच्चों, कार्बन एक ऐसा तत्व है जो प्रकृति में अलग अलग रूपों में पाया जाता है। जब हम प्रकृति में हम देखेंगे तो कार्बन अलग अलग रूप में आपको देखने को मिलेगा। जब एक ही तत्व के परमाणु अलग अलग ढंग से जुड़ते हैं, जब एक ही तत्व के परमाणु उनके जुड़ने का जो तरीका होता है वो कैसा हो? अलग अलग ढंग से जब जुड़ते हैं और अलग अलग रूप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अलग अलग रूप बनाते हैं, तो उन्हें अपर रूप मीन्स एलोट्रॉप कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बन के अपर रूप कहते हैं। आप यहां देखेंगे, अगर हम कार्बन के प्रकार की बात करें, कार्बन के कितने प्रकार होते हैं? यहां आप देखेंगे 2 प्रकार हैं, जिसमें पहला क्या है? एक क्रिस्टलीय, दूसरा क्या है? अक्रिस्टलीय। और अगर हम क्रिस्टलीय को भी यहां देख रहे हैं तो क्रिस्टलीय को भी विभाजित किया गया है। कितने प्रकार में? 3 प्रकार में, जिसमें पहला है हीरा, ग्रेफाइट और अगला क्या है? फुलरीन। और अक्रिस्टलीय में हम देखेंगे तो अक्रिस्टलीय के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है? चारकोल, काजल और खनिज कोयला। बच्चों, क्रिस्टलीय अपर रूप किसे कहते हैं? क्रिस्टलीय अपर रूप क्या होते हैं? यहां पर आप ध्यान से देखिएगा कि वह अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में, वह अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए एक निश्चित ज्यामिति से निश्चित बंद कोण का निर्माण करते हैं। यानी एक ऐसी निश्चित व्यवस्था और उस निश्चित व्यवस्था में रहते हुए एक निश्चित ज्यामिति से एक बंद कोण बनाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं, जो कि हम हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन के अंतर्गत जानेंगे। और अक्रिस्टलीय अपर रूप जस्ट इसका क्या है? अपोजिट मीन्स कार्बन का वह अपर रूप जिसमें कोई निश्चित ज्यामिति और बंद कोण का निर्माण नहीं होता। फिर से आप देखेंगे कि कार्बन का वह अपर रूप जिसमें कोई निश्चित ज्यामिति और बंद कोण नहीं पाया जाता, उसे हम अक्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। तो आपने क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप के बारे में जाना कि क्रिस्टलीय में एक निश्चित व्यवस्था में रहते हुए एक निश्चित ज्यामिति के द्वारा और क्या बन रहा है? एक निश्चित बंद कोण का जब निर्माण होता है तो वो क्या है? क्रिस्टलीय अपर रूप। अक्रिस्टलीय रूप में जस्ट इसका अपोजिट। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? आइए अब चलते हैं हम हीरा के विषय में जानेंगे कि हीरा क्या होता है और इसकी कैसी संरचना होती है। बच्चों, हीरा जिसे हम क्या कहते हैं? डायमंड। हीरा क्या है?
हीरा कार्बन का शुद्ध रूप है। अगर हम शुद्ध रूप की बात करें तो कार्बन जो है शुद्ध रूप में हीरे में पाया जाता है। दूसरा, यह दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, अमेरिका, रूस एवं भारत में पाया जाता है। कहां कहां पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, रूस और अमेरिका के साथ साथ भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व के समस्त हीरों का लगभग, विश्व का जितना भी हीरा है, विश्व में जहां जहां हीरा पाया जाता है, यदि हम उस टोटल की बात करें तो विश्व के समस्त हीरों का 95% हीरा दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त होता है। भारत में, अगर हम भारत की बात करें कि भारत में हीरा कहां पाया जाता है, तो बच्चों भारत में हीरा दक्षिण में गोलकुंडा की खानों से मिलता है। कहां से मिलता है? गोलकुंडा की खानों से मिलता है। बच्चों हीरे का वजन कैरेट में नापा जाता है। यदि हम 1 कैरेट हीरे की बात करें तो 1 कैरेट हीरे का वजन कितना होता है? 1 कैरेट हीरे का वजन 0.2053 ग्राम। कितना? 0.2053 ग्राम होता है। ये अब हम जानेंगे हीरे के गुणों के बारे में कि हीरे के क्या क्या गुण होते हैं। तो देखेंगे हम बच्चों हीरे के गुण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम कठोरता की बात करें, मींस इसकी हार्डनेस की बात करें। किसकी बात? हार्डनेस की बात करें तो बच्चों हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। क्योंकि किसी और वस्तु से आसानी से नहीं काटा जा सकता। अगर हम हीरे को काटने की बात करें तो किसी और वस्तु से आसानी से नहीं काटा जाएगा, बल्कि हीरे से ही हीरा काटा जाता है। हीरे को किससे काटा जाता है? हीरे को हीरे से ही काटा जाता है। चमक की बात करें, चमक, हीरा बहुत तेज चमकता है। अगर हम हीरे की चमक देखें तो हीरा बहुत तेज चमकता है और उसकी चमक को हम एडामेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडामेंटाइन चमक कहते हैं। पारदर्शिता मीन्स उसकी ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो बच्चों पारदर्शिता के अंतर्गत हीरा पारदर्शी होता है, यानी उसमें से रोशनी आर पार जा सकती है। तो हीरा पारदर्शी के साथ साथ चमकदार और कठोर होता है। बच्चों हीरा रोशनी को बहुत अच्छे से अपवर्तित करता है। हीरा रोशनी को बहुत अच्छे से अपवर्तित करता है, जिससे उसमें इंद्रधनुषी रंग दिखाई देते हैं। जब उसमें बच्चों रोशनी को जब उसमें अपवर्तन का गुण पाया जाता है तभी उसमें इंद्रधनुष के रंग दिखाई देते हैं। जैसा कि आपने अपवर्तन के विषय में प्रकाश का जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तब आपने जाना था कि आखिर अपवर्तन क्या होता है। तो हीरे में बहुत अच्छे से अपवर्तन का गुण पाया जाता है और बच्चों यह रोशनी को बहुत अच्छे से अपवर्तित कर देता है और इसके कारण उसमें इंद्रधनुषी रंग दिखाई देते हैं। अगला, कठोर तापमान पर भी स्थायित्व। कठोर तापमान पर स्थायित्व होता है, अर्थात हीरा बहुत अधिक तापमान सहन कर सकता है। हीरा बहुत अधिक टेम्परेचर को सहन कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म करने पर यह जल सकता है। अगर हम उसको बहुत ज्यादा गर्म करते जाएंगे कॉन्टिन्यूअसली तो वह जल भी सकता है। लेकिन अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करें तो उस तापमान को भी ये सहन कर लेगा, लेकिन क्वांटिटी में यदि हम उसको गर्म करते जाएंगे तो क्या होगा? हीरा जल जाएगा। नेक्स्ट, हीरा प्रकृति में बहुत कम पाया जाता है। हीरा प्रकृति में और धातुओं की अपेक्षा और अधातुओं की अपेक्षा हीरा प्रकृति में बहुत कम पाया जाता है, इसीलिए यह सोना, चांदी इन सभी की कीमतों में यदि हम देखें तो हीरे की कीमत बहुत अधिक होती है। तो आइए अब जानते हैं हम हीरे के उपयोग के विषय में कि आखिर हीरा का उपयोग कहां कहां और कैसे किया जाता है। सबसे पहले, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हीरा सुंदर और कीमती होता है, इसलिए इसे अंगूठी, हार, झुमके और हमारे बहुत से गहने होते हैं उनमें हीरे का प्रयोग किया जाता है। अगला, काटने और छेद करने के लिए यानी मींस कटिंग और ड्रिलिंग के लिए भी हीरे का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक उपकरणों में मींस अगर हम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए जैसे माइक्रोस्कोप, लेजर और अन्य वैज्ञानिक यंत्रों को बनाने के लिए
हीरे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों उद्योगों में। उद्योग मीन्स इंडस्ट्रीज। तो हीरा भारी मशीनों में छोटे छोटे हिस्सों को काटने और चमकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम मशीनरी में जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं उनको काटने के लिए और उनको चमकदार बनाने के लिए, उसके लिए हीरे का प्रयोग किया जाता है। बच्चों अब बारी है ग्रेफाइट के विषय में जानने की कि आखिर ग्रेफाइट किसे कहते हैं। ग्रेफाइट से आप सभी परिचित हैं। जिस पेंसिल का आप प्रयोग करते हैं वो पेंसिल में क्या होता है, ग्रेफाइट होती है। तो ग्रेफाइट बच्चों को हम काला शीशा, ग्रेफाइट को हम क्या कहते हैं, काला शीशा और प्लवक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लवक भी कहा जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का खनिज होता है। ग्रेफाइट कार्बन का खनिज है और ग्रेफाइट की रासायनिक प्रकृति सन 1779 ईस्वी में KW शोले ने ज्ञात की। कौन से वैज्ञानिक ने ज्ञात की, KW शोले ने। सन की बात करें तो सन क्या है, 1779 में ज्ञात की और इसका नामकरण 1789 में AG वर्नर ने किया। इसका नामकरण मीन्स ग्रेफाइट का नाम किसने दिया, अगर एग्जाम में आता है तो हम क्या लिखेंगे, AG वर्नर ने इसका नामकरण दिया। ग्रेफाइट शब्द, जैसा कि इसका नाम से ही आप देख रहे हैं कि ग्रेफाइट शब्द ग्रीक के शब्द ग्राफ से लिया गया है। किससे लिया गया है, ग्रीक भाषा का शब्द है, किससे लिया गया है, ग्राफ से लिया गया है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे ग्रेफाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है मैं लिखता हूं। भाई क्या है, ग्राफ का मीन क्या है, मैं लिखता हूं। क्योंकि ग्रेफाइट का काम क्या है, लिखना। पेंसिल क्या काम करती है, लिखने का काम करती है। और कौन सी भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा का शब्द से लिया गया है। ग्रीक भाषा का कौन सा शब्द है, ग्राफ, जिसका मीन क्या है, मैं लिखता हूं। इज दैट क्लियर। आइए चलते हैं हम अगले क्रम में। ग्रेफाइट के साथ सिलिका एवं सिलिकेट जैसी अशुद्धियां भी पाई जाती हैं। अगर हम अशुद्धियों की बात करें तो ग्रेफाइट में सिलिका और सिलिकेट की अशुद्धियां भी पाई जाती हैं। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिलों की लीड बनाने में, जैसा कि हम जानते हैं पेंसिल की जो लीड होती है उसको बनाने में, और परमाणु शक्ति के रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। किसमें किया जाता है, परमाणु शक्ति के रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आइए अब जानते हैं ग्रेफाइट की संरचना के विषय में कि आखिर ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है। तो बच्चों ग्रेफाइट कार्बन का एक रूप है। जैसे हीरा भी कार्बन का रूप होता है उसी तरीके से ग्रेफाइट भी कार्बन का एक रूप है। ग्रेफाइट पतली पतली परतों का बना होता है और ये परतें एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं, आसानी से सरक भी सकती हैं। ग्रेफाइट मुलायम होता है, परतें आपस में ढीली जुड़ी होती हैं, इसीलिए ग्रेफाइट मुलायम होता है। जो परतें होती हैं वो ढीली जुड़ी होती है, मतलब कसकर नहीं जुड़ी होती है, इसीलिए ग्रेफाइट मुलायम होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम पेंसिल से हार्डली प्रेस करके जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, पेंसिल की लीड टूट जाती है। उसका कारण यह है कि ग्रेफाइट में जो परतें होती हैं वो ढीले रूप से जुड़ी होती हैं, इसी कारण से इसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है। और साथ ही बच्चों ग्रेफाइट बिजली का अच्छा चालक है, मींस एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसकी वजह से ग्रेफाइट बिजली को पास होने देता है, इसीलिए यह बिजली का अच्छा चालक होता है। अक्सर करके आप लोग भूल कर देते हैं कि अक्सर करके आपने देखा होगा बिजली के बोर्ड में आप पेंसिल डाल देते हैं, तो ये बिल्कुल भूल मत कीजिएगा। आप सोचते हैं कि पेंसिल क्या है, लकड़ी है, तो इसमें करंट पास नहीं होगा। तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए कि जो ग्रेफाइट होता है बिजली का एक बहुत ही गुड कंडक्टर होता है। ये अपने में से बिजली को पास करने देता है। यदि आप डायरेक्टली ग्रेफाइट को लगाएंगे और उधर से आपकी ग्रेफाइट की लीड अगर निकल रही है तो आपको बहुत जोरों का करंट भी लग सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि पेंसिल में जो ग्रेफाइट लगा होता है उसे हमें बिजली के बोर्ड में नहीं लगाना है। आइए अब जानते हैं हम ग्रेफाइट के उपयोग के विषय में कि ग्रेफाइट का उपयोग कहां कहां किया जाता है। तो पहला उपयोग है, जैसा कि सभी जानते ही हैं, कि पेंसिल की नोक बनाने में
ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का सबसे आम उपयोग पेंसिल की नोक बनाने में होता है। जब हम लिखते हैं तो ग्रेफाइट की परतें कागज पर उतरती हैं, क्योंकि हमने अभी क्या जाना, ग्रेफाइट पतली पतली परतों से मिलकर बना होता है, जो कि परतें ढीली रूप से जुड़ी रहती हैं, और जब हम लिखते हैं तो वही परतें कागज पर उतरती हैं। नेक्स्ट है बिजली के उपकरणों में ग्रेफाइट का उपयोग कहां होता है? बिजली के उपकरणों में, मींस इलेक्ट्रिकल आइटम में। ग्रेफाइट बिजली का अच्छा चालक होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल बैटरी और मोटरों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? बैटरी और मोटरों में किया जाता है। चिकनाई, आपने पेंसिल की लीड को छूकर देखा होगा, ग्रेफाइट कैसा होता है? बहुत चिकना होता है, इसीलिए ये चिकनाई के साथ साथ मुलायम भी होता है, इसीलिए इसे मशीनों के पुर्जों को चिकना करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो मशीन के पुर्जे होते हैं, यदि हम उसे चिकना करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है धातु को गलाने में। धातु को गलाने में ग्रेफाइट का उपयोग लोहे और अन्य धातुओं को गलाने के बर्तन बनाने में किया जाता है। जब हम धातु को गलाने का काम करते हैं तो उन धातुओं को गलाने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। बच्चों, अगला प्रकार है फुलरीन। उसके विषय में जानेंगे कि फुलरीन क्या होता है। तो कार्बन का बहुत ही उपयोगी क्या फुलरीन की खोज 1995 ईस्वी में राइस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आर ई स्मेली तथा उनके सहकर्मियों ने की। 1995 में राइस विद्यालय के प्रोफेसर आर ई स्मेली और उनके सहकर्मियों ने फुलरीन की खोज की, और साथ में इस खोज के लिए उन्हें वर्ष 1996 में, खोज कब हुई? 1995 में, और अब कौन सी बात कर रहे हैं? 1996 ईस्वी में उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनको राइस विश्वविद्यालय के आर ई स्मेली को नोबेल पुरस्कार से नवाजा। आइए अब जानते हैं फुलरीन की संरचना कैसी होती है। तो यहां आपको बता दें, फुलरीन कार्बन का एक खास रूप है। फुलरीन हीरा और ग्रेफाइट की तरह ही कार्बन का एक खास रूप है, और इसकी संरचना कैसी होती है? गोलाकार, मींस स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। और फुलरीन की संरचना में एक खोखले गोले, अगर संरचना की हम बात कर रहे हैं तो कैसा होता है? एक हॉलो स्फीयर की तरह होती है, और इसकी सबसे प्रसिद्ध टाइप क्या है? C60, मींस कार्बन 60, जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं? फुलरीन में 60 कार्बन परमाणु होते हैं। और इसकी बनावट की बात करें बच्चों, तो इसकी बनावट जैसे कि आप फुटबॉल खेल खेलते हैं, फुटबॉल की गेंद की तरह इसकी बनावट होती है। मींस C60 फुलरीन की बनावट एक फुटबॉल जैसी होती है, जिसमें कार्बन परमाणु 20, कार्बन परमाणु 20, षटभुज यानी 20 कार्बन परमाणु षटभुज और 12 पंचभुज। भाई 20 कैसे? षटभुज और 12 पंचभुज बनाते हैं। 20 क्या बनाते हैं? षटभुज बनाते हैं, और 12 क्या से बनाते हैं? पंचभुज बनाते हैं। और हर कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। हर कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है, और यह सभी बंध कैसे होते हैं? कोवलेंट बंध बनाते हैं। नेक्स्ट है, और ये फुलरीन हल्का और मजबूत होता है। हल्का तो होता ही है, साथ में ये मजबूत भी होता है, लेकिन इसकी संरचना बहुत मजबूत होती है। हल्के होने के साथ साथ इसकी संरचना कैसी होती है? बहुत मजबूत होती है। फुलरीन का उपयोग कहां कहां किया जाता है बच्चों? जैसा कि हमने अभी हीरा और ग्रेफाइट के उपयोग के विषय में जाना, अब बारी किसकी है? फुलरीन के उपयोग के बारे में जानने की। तो दवाओं को शरीर में पहुंचाने में, दवाओं को शरीर में पहुंचाने के लिए फुलरीन का उपयोग किया जाता है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स में, सुपर कंडक्टर बनाने में, और इसी के साथ साथ नैनो टेक्नोलॉजी में फुलरीन का उपयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप के विषय में। अभी तक हमने जाना कार्बन के
क्रिस्टलीय रूप मींस हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन के विषय में। अब किसकी बारी है? कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप के विषय में जानने की। तो बच्चों हमने जाना था सबसे पहले कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप में क्या था? कोयला। तो कोयले की बात करें तो यह सबसे आम अक्रिस्टलीय रूप है। यह काला और ठोस होता है जैसा कि आप सभी जानते हैं, और इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। लकड़ी का कोयला, दूसरा क्या है? लकड़ी का कोयला। इसे लकड़ी को बिना हवा के जलाकर बनाया जाता है। लकड़ी का कोयला कैसे बनाया जाता है? बिना हवा के जलाकर बनाया जाता है। यह हल्का और छिद्रों वाला होता है। आपने देखा होगा लकड़ी का कोयला कैसा होता है? बहुत लाइट वेटेड होता है। और कैसा होता है? छिद्रों वाला होता है। छिद्र होते हैं तभी तो वो हल्का होता है। और इसका उपयोग जलाने, दवा में और जल शुद्धिकरण में होता है। किसमें होता है? जलाने, दवा में और जल को प्यूरिफाई करने के लिए लकड़ी के कोयले का प्रयोग किया जाता है। और इसी के साथ साथ कोक, यह कोयले से तैयार किया जाता है। कोक किससे तैयार किया जाता है बच्चों? कोयले से तैयार किया जाता है। यह कठोर और काला होता है। आप देख रहे हैं अंतर, कठोर है ये, जबकि लकड़ी का कोयला कैसा था? काला, मतलब हल्का था। ये कैसा है? कोक कठोर है और काला होता है। इसका उपयोग लोहे के कारखानों में ईंधन के रूप में किया जाता है। जो लोहे के कारखाने होते हैं उसमें ईंधन के रूप में कोक का उपयोग किया जाता है। अगला है काजल। यह धुएं से निकलने वाला महीन काला पाउडर होता है। आप घर में देखते होंगे, धुएं से आप जब गौर से देखेंगे तो एक महीन बहुत ही काला पाउडर सा निकलता है। और इसका उपयोग स्याही, पेंट और टायर बनाने में किया जाता है। काजल का उपयोग कहां कहां किया जाता है? स्याही, पेंट और टायर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों एक्टिवेटेड चारकोल। क्या? एक्टिवेटेड चारकोल। यह विशेष प्रकार का लकड़ी का कोयला होता है। जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है, ये विशेष प्रकार की लकड़ी का कोयला होता है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो गंध और रंग को सोख लेते हैं। जो विशेष छिद्र होते हैं वो गंध और रंग को सोख लेते हैं, और इसका उपयोग दवाओं और जल शुद्धिकरण में होता है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें आपने कार्बन एवं कार्बन के यौगिकों के विषय में जाना। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक को लेकर आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कविता सिंह, जनपद एटा से मिशन शिक्षण संवाद टीम की तरफ से फिर मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।